आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के नोएडा दौरे और जेवर एयरपोर्ट के निरीक्षण की। वहीं भारत के बाद अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक पर हम अपनी खास रिपोर्ट में दिखाएंगे। और चलते चलते बात राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध और इसके बड़े असर की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। उन्होंने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने जल्द ही सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रदेश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। ये एयरपोर्ट न केवल दिल्ली एनसीआर की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश और विकास के नए युग में लेके जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए 3 चक्कर लगाए। इसके बाद हेलीपैड से मुख्यमंत्री टर्मिनल बिल्डिंग पहुंचे और निरीक्षण किया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में अभी तक के विकास कार्यों को लेकर संतुष्टि जाहिर करते हुए तय समय में बचे हुए कार्यों को गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री 1 घंटे 10 मिनट बाद हेलीपैड से गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश सिंह, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जिलाधिकारी मेधा रूपम, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, यमुना प्राधिकरण और न्यायालय के सीईओ राकेश सिंह, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम आदि मौजूद रहे। जेवर हवाई अड्डे की विशेषताएं। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा परियोजना में से एक है। शुरुआत में एक रनवे के साथ काम शुरू होगा। ये 6 रनवे तैयार किए जाने की योजना है, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाता है। एयरपोर्ट की डिजाइन पूरी तरह से इको फ्रेंडली और फ्यूचर रेडी है। शुरुआत में कार्गो और घरेलू विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। यह क्षेत्र में व्यापार वृद्धि और हजारों नौकरियों के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 29 सितंबर 2024 में पूरा होना था, लेकिन समय पर कार्य पूरा नहीं होने के बाद 3 महीने तक का समय देते हुए दिसंबर 24 में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अप्रैल 2025 और बाद में 30 अक्टूबर तक हर हाल में कार्य पूरा कर शुभारंभ का लक्ष्य तय किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियां जोरों पर है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, जिसमें सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल, बिल्डिंग और पार्किंग की भी तैयारी की जा रही है। 2 दिन पहले ही यात्रियों के आगमन और विमान सेवाएं शुरू करने का सफल ट्रायल भी किया गया था। 4 चरणों में एयरपोर्ट का निर्माण। आपको बता दें कि जेवर स्थित नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इस परियोजना के पूरा होने पर प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण 4 फेज में हो रहा है और पहले फेज के तहत एक रनवे और यात्री टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में एयरपोर्ट पर टेक्निकल इंस्टॉलेशन, फिनिशिंग और डीप क्लीनिंग जैसे प्रमुख काम चल रहे हैं। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1334 हेक्टेयर में बने एक रनवे के साथ विमान सेवा शुरू होगी। यहाँ से सबसे पहले कार्गो और देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। बाद में इंटरनेशनल विमान सेवा भी यहाँ से शुरू की जाएगी। 2 दिन पहले ही एयरपोर्ट पर यात्रियों के आगमन और उड़ान सेवा शुरू करने का ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया था। महानिदेशालय नागर विमानन से विमान सेवा की शुरुआत के लिए जल्द ही एरोड्रोम लाइसेंस मिलने की संभावना जताई जा रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। भारत से कूटनीति सीख अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को तड़पा तड़पा कर मारने का ऐसा नायाब तरीका निकाला है जिसने भारत को भी हैरान कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में खून की नदियां बहाई गई और दूसरी तरफ तालिबान ने नदी मोड़ने की तैयारी कर ली है।
ये रिपोर्ट देखिए। भारत के बाद अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर से जाने वाली पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। अफगान सूचना मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। सूचना मंत्रालय के मुताबिक तालिबान के सर्वोच्च नेता मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान के कुनार नदी पर जल्द से जल्द बांध बनाने का आदेश दिया है। दरअसल अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की घोषणा करके पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति के मसले पर टेंशन दे दी है। हालांकि ये कदम दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों और अफगानिस्तान की अपनी ऊर्जा और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने की प्राथमिकता को दर्शाता है। बता दें कि पाकिस्तान के साथ 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हुई झड़पों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए थे। वहीं भारत ने भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को स्थगित कर पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोक दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वाटर वॉर। बता दें कि तालिबान के सर्वोच्च नेता मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान के जल और ऊर्जा मंत्रालय को कुनार नदी पर बांध का निर्माण कार्य जितनी जल्दी हो सके शुरू करने के आदेश दिए हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि निर्माण कार्य के लिए घरेलू अफगान कंपनियों को ठेका दिया जाए और इसके लिए विदेशी कंपनियों को इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा कह सकते हैं कि तालिबान का ये फैसला साफ तौर पर आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करता है। दरअसल अफगानिस्तान अपने जल संसाधनों पर अपना अधिकार जताना चाहता है। जल और ऊर्जा मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने कहा कि अफगानों को अपने जल संसाधनों का प्रबंध करने का पूरा अधिकार है। इस परियोजना से 45 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे अफगानिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे लगभग 1.5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। ये फैसला भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद आया है, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वाटर वॉर शुरू होने की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। तालिबान के कुछ नेताओं ने भारत की तर्ज पर कहा है कि खून और नदी एक साथ नहीं बह सकती। कुनार नदी और पाकिस्तान का कनेक्शन। नदी लगभग 480 किलोमीटर लंबी है, जो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके हिंदू कुश से निकलती है। ये अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों से होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में प्रवेश करती है। खैबर पख्तूनवा प्रांत में इसे चित्राल नदी भी कहा जाता है। यह अंततः जलालाबाद के पास काबुल नदी में मिल जाती है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। वर्तमान में कुनार नदी के पानी का लगभग 70 से 80% हिस्सा पाकिस्तान उपयोग करता है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर और मोहम्मद जैसे इलाकों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। यदि तालिबान बांध बनाता है तो पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति सीमित हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई और पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। खासतौर के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कृषि क्षेत्र पर गहरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही भारत से पानी कम होने के कारण तनाव में है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच काबुल नदी और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर कोई द्विपक्षीय जल संधि नहीं है। इसलिए पाकिस्तान कानूनी रूप से इस परियोजना को रोकने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मदद भी नहीं ले सकता। वहीं अफगान जल और ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बांध बनाने के लिए सर्वे और डिजाइन का काम पूरा हो चुका है। अब तालिबान सरकार जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी में है। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की जड़ है डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। पाक की परियोजनाओं पर असर। तालिबान से पानी रोकने से पाकिस्तान के चित्राल जिले में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कुनार नदी पर चल रहे 20 से ज्यादा छोटे हाइडेड प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। कुनार नदी पर चल रहे 20 से ज्यादा छोटे हाइडल प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। ये सभी प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर है, यानी ये सीधे नदी के बहाव से बिजली बनाते हैं। वहीं अपनी डैम परियोजना को लेकर तालिबान सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इससे 45 मेगावाट बिजली पैदा होगी और लगभग 1.5 लाख एकड़ खेती की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।
इससे अफगानिस्तान में ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी और इसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक द्विपक्षीय समझौता नहीं है। पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की डैम परियोजनाओं पर चिंता जता चुका है, क्योंकि इससे उसके इलाके में आने वाली जल की आपूर्ति कम हो सकती है। बहरहाल अफगानिस्तान का ये फैसला तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्की की भारत यात्रा के बाद आया है। मुत्की 9 अक्टूबर को भारत की यात्रा पे आए थे और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान में 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें सालिमा डैम और शाहतूत डैम शामिल है। सालमा बांध 2016 में हेरात में और $300 मिलियन की लागत से बन रहा था। वहीं शाहतूत डैम काबुल नदी की सहायक नदी पर करीब 2000 करोड़ की लागत से बनेगा। इसका पूरा खर्च भारत उठा रहा है। इससे 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा और 4000 हेक्टेयर खेती हो सकेगी। इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत सिंधु जल समझौते को कर चुका है रद्द। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को रद्द कर दिया। बता दें कि सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान और 39% जमीन भारत और 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। बता दें कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए। इसे इंडस वाटर ट्रीटी और सिंधु जल संधि कहा जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से टैरिफ वाला गेम चालू है। टैरिफ की वजह से बीते 6 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। इन बदलावों में भारत भी नहीं बच पाया। वहीं अमेरिका ने 2 बड़ी रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया है और मॉस्को से तुरंत ही सीजफायर की मांग की है। अगर भारत रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट करना बंद कर देता है तो इसका इंटरनेशनल पॉलिसी पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के तेल के खेल में किसको क्या नफा नुकसान। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध वो कदम है जिसके बाद ऊर्जा बाजार और वैश्विक परिदृश्य में बड़े बदलाव होने के आसार हैं। ट्रंप और व्हाइट हाउस का दावा तो ये है कि भारत अब रूस से तेल आयात कम करने के लिए तैयार है। ट्रंप के राजनीतिक और आर्थिक खेल में अब भारत और चीन और रूस तीनों को शामिल होना ही पड़ा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से भारत और चीन की तेल खरीद को ठोस चुनौती के रूप में सामने रखा है और वह हर उपाय को आजमाकर भी इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल यूक्रेन जंग और अमेरिकी फर्स्ट की ट्रंप की पॉलिसी ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में खलबली मचा दी। 23 अक्टूबर को ट्रंप प्रशासन ने रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ट्रंप का दावा है कि वह इन प्रतिबंधों के जरिए रूस की यूक्रेन वॉर की फंडिंग को रोक रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत और चीन पर पड़ने जा रहा है, जो रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। रूस से मिले सस्ते कच्चे तेल की बदौलत दोनों ही तेल बाजार में होने वाली कीमतों की हलचल से संरक्षित थे और लंबे समय तक इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिला। 2022 के बाद से अब भारत के खुदरा बाजार में तेल की कीमतें स्थिर बनी हैं। इसकी वजह रूस से 30 से 40% तक होने वाला कच्चे तेल का आयात है। ट्रंप के फैसले का भारत पर क्या असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी व रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी और लुकोइल ओएओ
पर प्रतिबंध लगाए जाने का मतलब है कि कोई भी संस्था, चाहे वो अमेरिका हो या विदेशी, प्रतिबंधित रूसी कंपनियों के साथ कोई भी व्यावसायिक लेन देन नहीं कर सकती। उल्लंघन करने वालों को सिविल या आपराधिक दंड का सामना करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि रिलायंस ने रोसनेफ्ट के साथ प्रतिदिन 5 लाख बैरल प्रतिवर्ष 25 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदने के लिए 25 साल का समझौता किया है। अब रूस से सभी खरीद कम करेगी और संभवतः पूरी तरीके से बंद कर देगी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि सरकारी रिफाइनरी फिलहाल मिडिलमैन व्यापारियों के माध्यम से खरीदारी जारी रख सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली दूसरी कंपनी नायरा एनर्जी है। इस कंपनी में रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। जुलाई में यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से ये कंपनी पूरी तरह से रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति पर निर्भर है। हालांकि सरकारी तेल रिफाइनरियां इतनी मुश्किल में नहीं हैं, क्योंकि उनका रोसनेफ्ट या लुकोइल के साथ कोई सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वे मध्यस्थ व्यापारियों, ज्यादातर यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से रूसी तेल खरीद रही थी। ये खरीदारी फिलहाल जारी रह सकती है। भारत चीन के लिए बड़ी चुनौती। अगर भारत चीन रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो उन्हें महंगे विकल्पों की ओर जाना पड़ेगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत और महंगाई बढ़ेगी। ट्रंप की घोषणा के बाद ही वैश्विक तेल कीमतें 5% उछल गई। 2025 के पहले 9 महीनों में भारत ने रूस से 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो कुल आयात का 40% है। ये सस्ता तेल भारत की रिफाइनरियों को लाभ पहुंचा रहा था, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो रही थी और भारत का अपने विदेशी व्यापार पर मजबूत कंट्रोल था। अब आयात घटने से तेल बिल 11 अरब डॉलर बढ़ सकता है। क्या भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करेगा? आपको बता दें कि रूस कच्चा तेल न आयात करने का सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ कम हो सकते हैं, जिससे अमेरिका के साथ विदेशी व्यापार को फिर से रफ्तार मिल सकती है। लेकिन भारत पर फिलहाल दबाव बढ़ेगा। पॉलिसी एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर भारत ने रूस से आयात बंद कर दिया तो इसका फायदा चीन को होगा। अब जब ट्रंप ने रूस के सबसे बड़े तेल उत्पादकों लुकोइल और रोसनेफ्ट को काली सूची में डाल दिया है, तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार फिर से अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करेगी, जिससे भारत के अनुपालन से चीन को एक और अप्रत्याशित लाभ होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों पर चीन क्या करेगा? दरअसल चीन की स्थिति और जटिल है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक चीन ने ट्रंप की ओर से रूसी कंपनियों पर बैन लगाने के बाद सरकारी तेल कंपनियों के जरिए रूसी तेल की खरीद रोक दी है और वहां की स्वतंत्र रिफाइनरियां अमेरिकी प्रतिबंधों का आकलन कर रही हैं। आगामी 30 अक्टूबर को जब ट्रंप जिनपिंग से मुलाकात करेंगे तो ये मुद्दा निश्चित रूप से सामने आने वाला है। चीन अगर रूस से कच्चे तेल का आयात घटाता है तो उसके एनर्जी बिल में जबरदस्त इजाफा होगा। चीन का 18% तेल रूस से आता है। अगर चीन अचानक रूस से आयात बंद कर देगा तो इसका वहां की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। वहीं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जल्दबाजी में या सिर पर बंदूक तानकर व्यापार समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिकी समेत देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। जर्मनी में बर्लिन डायलॉग में उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ हमारी बातचीत जारी है, अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में सौदे नहीं करते और न ही समय सीमा तय करके या बंदूक तानकर डील करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता खत्म करने की घोषणा की है। ट्रंप ने निशाना साधते हुए कहा कि कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ के विरोध में एक विज्ञापन चलाकर अमेरिका के न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की है। ट्रंप ने इसे धोखाधड़ी और आपत्तिजनक व्यवहार करार दिया और कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता समाप्त करने की घोषणा की। वहीं विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन अप्रैल में देखे गए 3 अंकों वाले टैरिफ स्तर पर लौटने से बचना चाहती। चीन ने ट्रंप के पिछले टैरिफ के जवाब में अमेरिकी खरीदारों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति बंद कर दी थी। मई में वेसेंट और ग्रीर की हे के साथ पहली बैठक के बाद 90 दिनों का व्यापार युद्ध विराम हुआ, जिससे टैरिफ में उल्लेखनीय कमी आई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।